नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रैंकर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 18वीं शताब्दी का भारत। इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य हमारा यह है कि यही वो 28वीं शताब्दी का भारत है जिसे अंग्रेजों ने जीतकर भारत में 200 वर्षों तक राज किया था। इसलिए इस टॉपिक को समझकर और पढ़कर भारत में अंग्रेजी समाज के विजय को समझ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह के संबंध में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, 5 वेश्यालयों का निर्माण करवाया। ऑप्शन बी, योजनागत रूप से जोधपुर नगर का निर्माण करवाया। ऑप्शन सी, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार किया। ऑप्शन डी, कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे। तो दोस्तों, 5 वेश्यालयों का निर्माण कराया सही है। कहाँ कहाँ करवाया? पहला MP उज्जैन में करवाया, दूसरा राजस्थान के जयपुर में करवाया, तीसरा दिल्ली में, चौथा और पांचवा बनारस और मथुरा UP में करवाया। ऑप्शन बी, योजनागत रूप से जोधपुर नगर का निर्माण कराया। दोस्तों, ये गलत है। जोधपुर नगर का निर्माण न कराकर जयपुर नगर का निर्माण करवाया था। भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रसार किया सही है। कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे, गलत है। कृष्ण को अपना आदर्श न मानकर भगवान राम को अपना आदर्श मानते थे। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाट कौन थे? ऑप्शन ए, पशुपालक। ऑप्शन बी, मजदूर। ऑप्शन सी, सेनानी। ऑप्शन डी, व्यापारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पशुपालक थे। दोस्तों, इस बात की जानकारी हमें फारसी यात्री अल-बरूनी की पुस्तक से मिलता है। अल-बरूनी की पुस्तक से मिलता है। इसने कहा था कि जट पशुपालक थे और इसी जट का आज के इतिहास के दौरान जाट समाज से अनुमान लगाया जाता था। दोस्तों, यह मुगल काल तक आते थे, खेतीगर हो गए थे। मुगल काल तक आते थे, ये खेतीगर हो गए थे, जिनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई, जिसके कारण सामाजिक चेतना में जागृत हुई और यहीं से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सही निम्न का सही मिलाप करें। बंगाल शहादत खा बुरहान उल मुल्क, दूसरा अवध मुर्शिद कुली खां, तीसरा हैदराबाद शहादतुल्ला खां, चौथा कर्नाटक चीन किलीज खां निजान मुल्क। तो इसका सही आंसर है बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अवध का शहादत खा बुरहान उल मुल्क, और हैदराबाद का चीन किलीज खां और कर्नाटक का शहादतुल्ला खां। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2, 1, 4 थे, यानी ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के प्रमुख पद को उनके विभाग से मिलान करिए। ऑप्शन ए, पेशवा विदेश मंत्री। ऑप्शन 2, सुमंत मंत्रियों का प्रधान। ऑप्शन 3, अमात्य पत्र व्यवहार दफ्तरी काम, और चौथा सचिव वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर पेशवा मंत्रियों का प्रधान था, सुमंत विदेश मंत्री था, अमात्य वित्त मंत्री था और सचिव पत्र व्यवहार दफ्तरी काम करता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों, बात करते हैं अष्टप्रधान की। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। यह अष्टप्रधान केवल परामर्शदात्री था या सलाहकारी था। इसे न तो निर्णय लेने का अधिकार था, न ही इनकी सलाह को मानना बाध्यकारी था। यह आज के आधुनिक काल में इनकी तुलना करें तो सचिव स्तर के अधिकारी से की जा सकती है। दोस्तों, हमारे अगला क्वेश्चन है, चौथे सरदेश मुखी क्या है? ऑप्शन ए, मराठा के द्वारा वसूला जाने वाला कर। ऑप्शन बी, भारतीय महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला पारंपरिक त्यौहार। ऑप्शन सी है, मराठा प्रशासन की प्रमुख समितियाँ। ऑप्शन डी है, मराठा शासक की उपाधियाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मराठा के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। दोस्तों, बात करें चौथ की तो ये कुल आय का 1/4 होता था और सरदेश मुखी कुल आय का 1/10 होता था। मराठाओं के द्वारा चौथ को अपने पड़ोसी राजाओं से या राज्यों से वसूला जाता था। उन्हें यह कहा जाता था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, और यदि कोई दूसरा राज्य तुम पर या कोई और तुम पर आक्रमण करता हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। और सरदेश मुखी लेना इनका पुष्टनीय अधिकार मानते थे। इसलिए दोस्तों, चौथ और सरदेश मुखी ही मराठा समाज के पतन के कारण भी बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को किस युद्ध के बाद पहली बार राजस्व प्राप्ति का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी, अंबुर की लड़ाई। ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन डी, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और ब्रिटिशों के मध्य हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश का सेनापति ऑक्टन मुनरो था
और मीर कासिम के साथ अवध के राजा या अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम भी थे। दोस्तों इस युद्ध में मीर कासिम की पराजय होती है और इसी के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। इसी संधि में पहली बार राजस्व प्राप्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की राजस्व ग्रहण करने का अधिकार ब्रिटिशों को दिया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जाट राजा सूरजमल ने, ऑप्शन बी शिवाजी द्वारा, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, ऑप्शन सी हैदर अली के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए जाट राजा सूरजमल के द्वारा। दोस्तों लोहगढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर जिले में बनाया गया था सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी में। दोस्तों इस किले के साथ एक विशेष बात यह है कि यह किला अजय है, इस किले के ऊपर किसी के द्वारा विजय प्राप्त नहीं की गई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकविमो के द्वारा किस राजा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई थी? तो ऑप्शन ए टीपू सुल्तान की, ऑप्शन बी राजा रणजीत सिंह की, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी की, ऑप्शन डी जाट राजा राम की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजा रणजीत सिंह की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगोला की संधि किनके मध्य हुई थी? ऑप्शन ए राजा राम बालाजी बाजीराव के मध्य, ऑप्शन बी नेपाल के राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, ऑप्शन सी अंग्रेज राजा रणजीत सिंह के मध्य, ऑप्शन डी बर्मा अंग्रेजों के मध्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम और बालाजी बाजीराव के मध्य। दोस्तों यह संधि जनवरी 1750 में हुई थी बालाजी और बाजीराव के मध्य। यह संधि साहू की मृत्यु के बाद हुई थी। साथ ही इसी संधि के बाद मराठा का केंद्र पुणे हो गया था और मराठा संघ का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। दोस्तों यह ध्यान रखने वाली छोटी सी बात यह है कि नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भी 1814 ईस्वी में एक संधि हुई थी, जिसे संगोली की संधि कहती है। संगोली की संधि कहते हैं और इनके मध्य ही वो संगोला की संधि है। ठीक है दोस्तों जी। और इस संगोली की संधि के गवर्नर उस ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग थे और सेनापति ऑक्टर लोनी थे। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 ईस्वी में उन्हें गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान उन्हें किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है मुगल शहंशाह जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी गोलकुंडा सुल्तान ने, ऑप्शन सी अहमदनगर सुल्तान ने, ऑप्शन डी बीजापुर के शासक ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोलकुंडा के सुल्तान ने। गोल्डन फरमान के तहत ब्रिटिशों को गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पगोडा के बदले में गोलकुंडा के क्षेत्र में फ्री ट्रेड करने का अधिकार दिया था। क्या? फ्री ट्रेड करने का अधिकार दिया था। और पगोडा किसको बोलते हैं? तो सोने के सिक्के को पगोडा कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि का संबंध प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध से है? इसके ऑप्शन है अराकान संधि, ऑप्शन बी टेंसरिम की संधि, ऑप्शन सी रंगून की संधि, ऑप्शन डी यडाम्बू की संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी यडाम्बू की संधि है। दोस्तों यह युद्ध 1824 ईस्वी में इन दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है। और इस संधि के तहत ब्रिटिशों को असम, मणिपुर और अराकान का क्षेत्र दिया गया था तथा जयंतिया और कछारा में हस्तक्षेप न करने की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पिंडारी कौन थे? ऑप्शन ए मराठा के स्थायी सैनिक थे, ऑप्शन बी जंगली निवासी थे, ऑप्शन सी मराठा साम्राज्य के पुरोहित थे, ऑप्शन डी अंग्रेजी सेना के वफादार सैनिकों का समूह था। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी जंगली निवासी थे। ये जंगल में निवास करते थे तथा युद्ध से जो कमाते थे या लूट के जो कमाते थे उससे अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है दोस्तों, इस पिंडारी को पिंडारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पिंड नामक एक द्रव्य को पीते थे। साथ ही दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध भी पिंडारियों को आधार मानकर ही लड़ा गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संधि के बाद और किसने यह कहा था कि बिना अपने मित्रों को अत्यंत शक्तिशाली बनाए हमें अपने शत्रु को पंगु कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम की संधि और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मंगलोर की संधि और वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है अलीनगर की संधि और लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है पेरिस की संधि और लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम की संधि और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बात करते हैं कि कॉर्नवालिस ने किसके बारे में कहा था। तो इनके मित्रों के बारे में बात करें तो मित्रों को मराठा और हैदराबाद के निजाम को बताया था। दोस्तों मराठा को इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तुंगभद्रा क्षेत्र के
ऊपर के क्षेत्र को दिया था और निजाम को कृष्णा नदी और पेरियार नदी के क्षेत्र को दिया था। दोस्तों ये दोनों शब्द न तो उर्वरक थे न ही व्यापार की दृष्टि से उचित थे। इस कारण कहा गया कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनने दिया और शत्रु को पंगु कर दिया। तो कैसे कर दिया दोस्तों? ये संधि टीपू के साथ की गई थी, टीपू सुल्तान के साथ 1792 में 1792 टीपू के सुल्तान की थी, जिसपे 3 करोड़ रुपए नगद लिए गए, 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध क्षतिपूर्ति का हर्जाना किया था और उसका राज्य का आधा राज्य हड़प लिया था। दोस्तों उसका 1.5 करोड़ जो क्षतिपूर्ति दी गई थी वो तब तक ना, इसके बदले में उसके 2 पुत्र रख लिए थे। जब तक ये क्षति नहीं चुकाएगा तब तक उसके दोनों पुत्रों को बंदी बना के रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू पातशाही का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी ने, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम ने है। दोस्तों हिंदू पातशाही का सिद्धांत बालाजी प्रथम के द्वारा अटक से कटक लेके सभी हिंदू राजाओं का मिलकर अंग्रेजी सत्ता का अंत करने से था, अंग्रेजी सत्ता का अंत करने से था। ठीक है, लेकिन आगे चल के दोस्तों बालाजी बाजीराव इनके पुत्र ने इस सिद्धांत को त्याग दिया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तकावी ऋण किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी व्यापार के क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, तकावी ऋण क्यों दिया जाता है? ये गरीब खेतीहर को, किसको? गरीब खेतीहर को औजार बनवाने के लिए या खरीदने के लिए, औजार बनवाने खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, कुएं बनवाने, नहर बनवाने या अन्य किसी कार्य के लिए जो कृषि संबंधित हो के लिए दिया जाता था। बस आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।